हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्या से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में सवालों को समझेंगे और उनके सही उत्तर जानेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जिसका पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर में है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, बी बराबर 4 हो और क्यू बराबर 5 हो, आर बराबर 1 हो, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म देकर रखा है और विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र ये देकर रखा है। जहाँ पे ये बी बराबर 4 देकर रखा है तो बी का मान हम बी पे रखेंगे और क्यू का मान क्यू पे रखेंगे और आर का मान आर की जगह पे रखेंगे, तो ए का मान निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बराबर बी का मान कितना था 4 गुना क्यू का मान था 5, अब प्लस में आ गया 1, पंचों के कितना हो जाएगा भाई 20 और प्लस में 1 बराबर आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि पी एक्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा। यहाँ पे भाई यहाँ पे 4 है यानी x4 है, घात इसका 4 है और यहाँ पे शेषफल की जगह पे भागफल है, भागफल के घात का मान। यानी थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। x4 माइनस का 2x² प्लस का 17x² माइनस का 4x प्लस का 30 को अगर x प्लस 2 से अगर भाग देते हैं तो इसके भागफल के घात ज्ञात करना है, भागफल के घात। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि x का 4, इसको हटा देते हैं, x प्लस 2 से जब इतना सब सारा चीज को भाग लगाएंगे तो इसका घात क्या आएगा। देखिए ये जो 4 के बाद जितना भी संख्या है ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सिर्फ x4 को ही भागा लगा देते हैं, x प्लस 2 यहाँ पे, तो इसमें से घात निकल जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x4 है और यहाँ पे x है, कितने x से गुना करना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पे x4 आएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हम इसको x3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x4 आ जाएगा और x4 से x4 गया, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप घात देखिएगा, यहाँ पे भागफल पूछा तो भागफल इधर आएगा और भागफल के पहले वाला घात को ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर x का घात देखते हैं तो x का घात कितना आता है b बराबर 3, यानी x का घात 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे शांत किसे कहते हैं उसके बारे में समझना जरूरी है कि शांत हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शांत देखिएगा तो शांत का ये डेफिनेशन रहता है कि कोई भी संख्या के अगर घात रहता है भाई, अगर वो 2n गुना में 5m के रूप का रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। यानी हर को देखना है कि कौन 2m और 5m के रूप का रहता है। कोई भी संख्या रहता है अगर 2 गुना 5 रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। कोई भी संख्या अगर 2 गुना 5 गुना इसकी संख्या में बरक्स और तीसरा आ जाता है, मान लीजिए कि 3 आ जाता है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। मान लीजिए 2 में से सिर्फ एक ही 2 आया तो ये भी क्या है, शांत है। 5 में से सिर्फ 5 ही आया तो फिर भी क्या है, शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर तीसरा संख्या आता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अशांत कह सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी बनेगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब आप कोई से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 2 गुना 5 के रूप का चाहिए, यानी 2n और 5m के रूप का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप 2 0 है लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये भी नहीं होने वाला है। और 2 है यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे देखिए 2 और 5, ये वाला हमारा 2 और 5 के रूप का है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि p बट्टा क्यू के दशमलव रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है p बट्टा क्यू के रूप में। तो जब हम p बट्टा क्यू के रूप में लिखेंगे तो इसका अंश और हर होगा, क्योंकि ऊपर वाला p को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इस 0.505 को अगर इसका दशमलव हटा देते हैं अंदर में क्या बैठेगा, 1000 होगा ना, क्योंकि 1 2 3 संख्या है तो 3 को 0 बैठेगा, है ना। तो इसे क्या हो गया, 1000 हो गया। 1000 का p बट्टा क्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए किसी के भी बट्टे में 1000 नहीं लिखा हुआ है। जब 1000 नहीं लिखा हुआ है तो इसका ये निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 101 है तो यहाँ पे 505 अब बट्टे में 1000, लास्ट में 5 है, इन्हें दोनों 5 से कट जाएगा।
इसको 5 से पहले काट देते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 101 आ गए क्योंकि 101 सब में है। अब इसको भी 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 0, 0, कितना में कट गया? 2 से कट गया। अब 2 का जब हम गुणनखंड निकलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 का गुणनखंड निकलते हैं। 2 एकम 2, 0, 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे और 5 पचे 25। यहाँ पे अगर देखिएगा 2 का पावर कितना है? 1, 2, 3। 2 का पावर कितना आ गया? 3। 5 का पावर देखिए, 5 का पावर कितना है भाई? 2 है। 5 का पावर 2 है। 5 का पावर 2, 3 का 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा और एक बार समझा देता हूँ इसको। देखिए 0.505 है ना, 0.505 को पी बट्टा क्यू के रूप में अगर करना है तो दशमलव को हटाना पड़ेगा। जब दशमलव हटाएंगे तो जितना संख्या के बाद दशमलव रहता है उतना जीरो बैठता है। तो 1 और यहाँ पे कितना संख्या? 3 को संख्या है, तो 3 जीरो लिख देंगे। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 होता है, 0, 5 एकम 5। इसको भी काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 200 में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया कि 101 और बट्टे में 200। अब 200 का यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो आइए दूसरे पेज में आते हैं। 200 का जब हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पे तब आते हैं 2, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 किस ऑप्शन में है वो देखिए। 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि p 3n का रूप का हो और q 6n गुना 5m का रूप का है तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p q दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखिए यहाँ पे p बट्टा q मानना है हमको, है ना। तो p बटा क्यों है, लेकिन p की जगह में क्या देकर रखा है? 3 देकर रखा है। अब यहाँ पे देखिए q का मान कितना है? 6n गुना 5n, तो यहाँ पे 6 गुना 5 हम ऐसे रख सकते हैं। या और m देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे शांत और आसान निकलना है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऊपर में क्या है? 3 है, नीचे में क्या है? 6 है, तो ये तो कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अगर हम इसको लिखते हैं कि 1 बट्टा 2 गुना 5, तो हर को जब देखिएगा तो 2 गुना 5 के रूप का आ रहा है, तो इसे क्या कह सकते हैं? शांत ही नहीं कहेंगे। तो जब 2 और 5 आ गए तो इसे हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होता है? देखिए 10 विषम संख्या का माध्य भी 10 ही होगा। जितनी विषम संख्या पूछा जाता है उतना ही उसका माध्य रहता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 5 विषम संख्या का माध्य, तो 5 विषम संख्या कितना होता है? पहले उदाहरण देकर समझ लीजिए। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। इसका अगर माध्य देखा तो 2 से इधर चला गया और 2 भी इधर चला गया, बीच में क्या है? 5 है। तो 5 का जब पूछेंगे तो 5 ही आता है, लेकिन जब 10 का पूछ रहा है 10 भी आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे? 3 लिखे। इन सबको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है भाई? 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 को जब कितने संख्या बोले थे? 5, 5 से भागा लगाए तो 5 पचे 25। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 का स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर करें तो 5 से भागा लगा दें, 5 पचे 25 और 25 बट्टा में 5, 5 पचे 25। मैं आपको यहाँ पे 3 तरीका बता दिया हूँ। जब 3 तरीका बता दिया, आप 10 का निकाल सकते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पॉज करके पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। जैसे 10 का विषम संख्या पूछा है तो आप यहाँ पे एक कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर और बट्टे में 10। जब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। और बट्टे में कितना आएगा भाई? 10। 0 में से 0 के बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वही मेथड में बनाइएगा, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको आसान लगता है। बढ़ते हैं अगले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लगभग ये हर साल आता है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 81। 64 को जब हम वर्ग से बाहर निकल के आएंगे तो इसका क्या आएगा? 80 64। और यहाँ पे 81 है, दोनों नमा 81 प्लस 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9। इसका जब हम एलसीएम निकल के ये करेंगे तो ये पी बटा क्यू के रूप का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं, रूट के अंदर नहीं है। जब कोई रूट के अंदर नहीं है तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय तो नहीं हो सकता, ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय हो गया। देख लीजिए, इसको जब हम हल करेंगे तो ये पी बटा क्यू के रूप में आता है, क्योंकि ये भी पी बटा क्यू है, ये भी पी बटा क्यू है। और परिमेय प्लस परिमेय जोड़ परिमेय बराबर परिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दो अपरिमेय संख्याओं इतना इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? दो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्या का पहले गुणनफल कर देते हैं।
देखिए अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जगह कम पड़ेगा। अब इस 3 को सबसे पहले इससे पूरे से गुना करना पड़ेगा। 3 को जब 3 से गुना करें तो 3 तिहाई 9, 3 को जब अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 तो बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस, और अंडर रूट के अंदर रहेगा 3। 6 को जब इससे गुना करेंगे तो 3 तो यहाँ पे आएगा, प्लस 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 होता है, 3 अंडर रूट 6। इस 6 को जब इससे गुना करेंगे तो 6 तिहाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट के अंदर 18। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18। कभी ये दोनों नहीं मिल रहा है, यानी ये अंडर रूट के अंदर कितना भी हल कीजिएगा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीधे यहाँ पे समझ लीजिए कि ये रूट है, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे है 6, तो कटेगा नहीं। दूसरी बात यहाँ पे 18 देकर रखा है, जो तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 156 बराबर 2x गुना 3y गुना 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 156 बराबर देकर रखा कि 2 के पावर में x है, 3 के पावर में y है और 13 के पावर में z है। यानी हमें ये बता रहा है कि 156 का गुणनखंड करना है, करने के बाद जितना 2 का घात होगा वही क्या है, x का मान है, और जितना 3 का घात होगा वो क्या है, y का मान है, और जितना 13 का घात रहेगा वो z का मान है। तो घात को हमें जोड़ने के बाद बताना है कि कितना संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। जब 156 का गुणनखंड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है भाई, 2 है, 3 का पावर कितना है, 1 है, और 13 का पावर कितना है, 1 है। 2 का पावर जब 2 आया यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान कितना आया 2, y का मान कितना है 1, और z का मान कितना है 1, तो 2 और 2 यहाँ पे 2 और प्लस में 2 बराबर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़िया, अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 0.3 ऊपर में लगेगी नीचे 9 बैठेगा, इसका मतलब है कि नीचे 9 बैठेगा, है ना, इसका मतलब ऊपर में लकीर खींचा रहता है, नीचे 9 बैठा है ना। अब जब भी देखोगे नीचे 0 है तो इसका मतलब ऊपर में लकीर खींचा हुआ नहीं रहेगा, इसको ध्यान पर रखिएगा। अब इसके ऊपर में लकीर खींचा हुआ तो ये 0.3 है, और प्लस में ये भी 0.3 है, यहाँ पे खींचा हुआ है। तो अगर हम इस यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, जितना संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव है उतना क्या बैठेगा, 9 बैठेगा। तो यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा 3, जितना संख्या है उतना क्या बैठेगा, 9 बैठेगा। तो बराबर आएगा 9 बट्टे में, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6/9, अच्छा 4 था, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 7/9। 7/9 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा। देखिए सबसे पहली बात, विषम किसे कहते हैं, जिसका जोड़ा ना मिले उसे क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका विषम पूर्णांक क्या होगा। तो विषम होने के लिए क्या मान लेते हैं हम, क्यों की जगह पे क्या मान लेते हैं भाई, क्यों की जगह पे क्यों बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं, क्यों बराबर 1, क्यों बराबर 1 मान लीजिए। तो जहाँ पे क्यों वहाँ पे 1 रखे देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 ये बराबर क्या है, 6 गुना में 1 और प्लस में 1, तो बराबर 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो 7 क्या है, विषम है कि नहीं है, 7 तो हमारा विषम है। लेकिन जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो 6 को जब 1 से गुना करेंगे और प्लस में 2 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। ये तो हमारा सम हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, ये भी हमारा सम हो जाएगा। और 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या सम है। लेकिन हमें विषम के बारे में पूछा है, तो विषम के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब सही से समझ लीजिए, हम क्यू का मान को 1 बराबर मान के देखेंगे। जहाँ पे क्यू है वहाँ पे 1 रखेंगे। जो भी हमारा विषम आता है, जैसे मान लीजिए 7 है ना, तो 7 क्या हमारा विषम है, तो 6 को जब 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, प्लस में 1 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। यही हमारा क्या विषम संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा इतना देकर रखा है, मौसा इतना देकर रखा है और लौसा 50 देकर रखा है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इसका एक सूत्र रहता है कि
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो इंग्लिश में लिख देते हैं, HCF गुना LCM। HCF बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। हमें दो संख्या का गुणनफल निकालना है ना, 25 और गुना में आ जाएगा 50। 25 को जब 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 5 कितना होता है? 25 का 5 हासिल 2, 5 2 गुने 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 12। लास्ट में एक जीरो है तो जीरो बैठा दो। 1250 किस में? ऑप्शन नंबर देखिए 1250 कितना है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? सबसे पहले सूत्र देखिएगा आप कि दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे 25 देके रखा है और लौसा कितना दिया है? 50 है। तो दोनों संख्या का गुणनफल जब भी पूछा जाएगा तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, है ना। तो अब जब हम HCF को LCM में जो गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा HCF किसे कहते हैं? मौसा को कहते हैं। तो मौसा बराबर क्या देकर रखा है? 25 देकर रखा है और LCM बराबर 50 देकर रखा है। दोनों को जब गुना करते हैं तो 1250 आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 13 नंबर कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो लगातार विषम संख्या का मौसा। अब जैसे देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? जो जिसका जोड़ा ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 1 लेता हूँ और यहाँ पे 3 लेता हूँ, 1 और 3 का हमें मौसा क्या निकलेगा? जैसे मान लीजिए 3 बड़ा है ना, तो 3 को मैं अंदर रखता हूँ और 1 को मैं बाहर रखता हूँ, तो 3 तिहाई 3 एकम 3, ये तो कट गया। काटने के जीरो लाने का काम कौन किया? एक किया ना, तो एक का मौसा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा मैं 1 और 3 का फिर लेता हूँ कि 1,3। जब 1,3 का एक कॉमन चीज़ सोचिएगा कि 3 अगर हम काटेंगे 3 से तो हमारा 1 नहीं कटेगा, लेकिन हम 1 अगर 1 से काट रहे हैं तो दोनों कट रहा है। तो अगर मान लीजिए 1 एकम 1 और 1 तिहाई 3, ऐसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे दोनों को काटने का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा HCF आ गया 1। दूसरा तरीका ये बता सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम 1 ले लिए और 3 ले लिए, 1 का जब आप ए निकालिएगा तो 1 आएगा, लेकिन 3 का जब आप गुणनखंड निकालेगा तो 1 गुना 3 आएगा, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना आता है? 1 आता है। चलो यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या का मौसा पूछा है, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं दो लगातार सम संख्या का मौसा। इसको भी हटा देते हैं। आप इसका आंसर मारिएगा, दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना आएगा? इसका आंसर कमेंट में मारिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलना नहीं है, कमेंट करना है। दो सम संख्या का मौसा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 0.57 ऊपर में, पता नहीं इसका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन इसे लकीर तो नहीं कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए ऐसे लकीर है, ऑब्जेक्ट में कौन ऐसे पूछ नहीं जाएगा, है ना। तो 0.57 है, लेकिन ऊपर में ऐसे लकीर है, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 97 कितना संख्या के बाद दशमलव है? दो संख्या, तो कितना 9 आएगा? 2 9 आएगा। तो 57 बट्टा में 99, क्या कहीं पे है? नहीं है। इसको पूरा काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 नवाई 27 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 19/33। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ गई अगला क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 15 है, लौसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मौसा बराबर देकर रखा है 105, लौसा बराबर देकर रखा है, सॉरी, मौसा बराबर देकर रखा है 15 और लौसा बराबर देकर रखा है 105। यदि उनमें से एक संख्या कितना है भाई? 5 है, तो दूसरी संख्या याद करो। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहला संख्या, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या बराबर HCF गुना में LCM। क्या हो रहा है आज? LCM, ठीक है। पहला संख्या क्या देकर रखा कि उनमें से एक संख्या कितना है? 5 है। उनमें से एक संख्या 5, तो यहाँ पे हम 5 रख देते हैं। उनमें से एक संख्या 5 है, गुना में ये क्या हमारा? दूसरा संख्या, ठीक है, बराबर HCF बराबर कितना देकर रखा? मौसा बराबर 15 और गुना में LCM बराबर 105। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरा संख्या बराबर अगर हम यहाँ पे करते हैं कि 15 गुना में 105 और बट्टे में कितना आएगा? 5 आएगा, तो 5 तिहाई 15। अब जब 3 को 105 से गुना करेंगे, 3 को 105 से गुना करके देखिए कितना आता है। यहाँ पे कर देते हैं 3 गुना 105
तो 3 पचे 15, हासिल 1 और 3 एकम 3, 315 कहाँ पे देखिए यहाँ पे 315 ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या है। पी बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप मानना है कि जैसे यहाँ पे 0.375 है, इसका अगर हम दशमलव हटा देंगे तो क्या बैठेगा यहाँ पे 375 बट्टे में क्या आएगा 3 जीरो बैठा देंगे, है ना। इसमें पूछ रहा है क्यू का मान। क्यू का मान क्या होता है पी बट्टा क्यू होता है, पी बट्टा क्यू होता है। क्यू का मान हमेशा नीचे वाला होता है, तो क्यू का मान कितना आएगा 1000 का बोल रहा है, इसमें तो कोई काटा नहीं है। तो इस 1000 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 पंचे 10 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यहाँ पे आएगा 5 पचे 25। यहाँ पे देखिए 2 का घात कितना है भाई, 2 का घात है 3 और 5 का घात है ये भी 3 है, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो ये वाला क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आइए, हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये करते हैं। इसमें पूछा है क्यू का मान, ठीक है, क्यू का रूप क्या है पूछा है ना, क्यू का रूप है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं पी का रूप क्या है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, पी का रूप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे क्यू का रूप पूछा है, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पी का रूप क्या है ना, इसका आंसर मारिए। कुछ खुद से भी मेहनत किया कीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट 125 है, माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 5 है, 1 माइनस का 4 अंडर रूट 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 6 प्लस अंडर रूट 5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 प्लस ये 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 125 आता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, क्योंकि 125 का जब वर्ग निकलते हैं तो 125 आता है, नहीं हाँ सही है 25 आता है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो माइनस दोनों में गुना होगा, माइनस किस में होगा दोनों में गुना होगा, तो इस माइनस को इस प्लस 3 से अगर गुना करें तो माइनस का 3 आएगा, इस माइनस को अगर इस प्लस से माइनस करेंगे तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा माइनस आएगा, अंडर रूट 5 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 1 आएगा, प्लस माइनस तो माइनस ही रहता है, अंडर रूट 5 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस 25 कितना होता है, पहले प्लस वाले को एक तरफ कर लेते हैं उसके बाद माइनस, 6 और 25 और 1 कितना होता है 31, और यहाँ पे हो जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 3 जाएगा 29 बचेगा, डायरेक्ट यहाँ से कर देते, ये हो गया 31 और 1 32, 32 में 3 जाएगा 29। अब यहाँ पे 29 है, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे क्या भाई 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो 5 अंडर रूट क्या रहेगा भाई 5 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये तुम्हारा क्या परिमेय संख्या है और ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है अपरिमेय, अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर अपरिमेय कहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर बी है, मारिए इसको आंसर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक है, यही क्वेश्चन आगे में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो कौन सम पूर्णांक है इसको सॉल्व करना है। देखिए सम के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सम उसे कहते हैं जो 2 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं सम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि अगर हम क्यू का मान, जैसे क्यू का मान हम हर जगह में क्या रखेंगे एक ही रखें, क्यू का मान एक रख के देखेंगे कि जो 2 से विभाज्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं सम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर हम 2 गुना 1 से करते हैं, 2 गुना 1 और प्लस में 1, तो 2 1 कम 2 और प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 3, तो ये तो हमारा विषम रहेगा, ये आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 को जब हम 1 से गुना करते हैं, इसको ले लो मारिए, बराबर 2 गुना 1 करते हैं बराबर कितना आता है 2 आता है, तो ये तो हमारा सम है, तो ये हमारा क्या आएगा राइट आंसर आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सब नहीं होता, वो 2 और 3 बराबर कितना होता है 5 होता है जो कि नहीं है, 2 और 5 कितना होता है 7 होता है जो कि हमारा सम है ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। अब बताइए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है भाई, 11 है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है वो उतना बारी में कहे जाएंगे, एक 3 अभाज्य संख्या और एक 5 भी अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या का मौसा पूछा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एक कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब इसका अगर गुणनखंड देखें तो एक है और दूसरा क्या भाई 3 है। इस 5 का जब देखेगा तो एक तुम्हारा 5 है और दूसरा क्या है, एक है। इन दोनों के अलावा कोई भी इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता और होता भी नहीं है। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड रहता है उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य कहते हैं। तो अब जैसे 3 और 5 का हम गुणनखंड निकलते हैं तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है और इसमें भी एक आ रहा है, तो दोनों का मौसा क्या आएगा, एक आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है तब लॉसा इतना कितना होगा, ए कोमा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बराबर कह रहा है कि 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर होता है 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 है। तो हमें लॉसा ए कोमा बी निकालना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 के पावर कितना है भाई, 3 है, कितना है 3 है। यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 4 है। तो बराबर अगर हम 2 का पावर देखेंगे कितना लेंगे, मिनिमम 4 लेंगे, यानी बड़ा फैक्टर पूछ रहा है तो बड़ा वाला ही लेंगे। अब यहाँ पे 3 का पावर देखिए, 3 का पावर कितना है, 1 है, 3 का पावर कितना है, 1 है, तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जब हम 5 का पावर देखते हैं तो 5 का पावर कितना है, 5 का पावर भी 1,1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 7 का पावर कितना है, 7 का पावर भी 1 ही है, तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 का पावर 4 है तो बराबर 2 पे पावर 4, 3 का पावर कितना 1 है तो 3 पे पावर 1। उसके बाद क्या भाई 5 पे पावर भी 1 ही है और 7 पे पावर भी 1 है। इसको जब हम गुना करते हैं, जैसे 2 का पावर 4 है, मिटेगा कैसे, ये बात है। 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 गुने में 5 पे पावर 1 गुने में 7 पे पावर 1। देखिए 2 पे पावर 4 है तो 4 चौके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 3 गुना में 5 गुना 7। अब यहाँ पे कीजिए, जैसे 16 तो कितना हो जाएगा भाई 48 और 7 5 35, गुना कीजिए इसमें, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 का 0 हासिल 4, पंचों के 20, 8 तिहाई 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 का 8 हासिल 4, 4 तिहाई 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 16, तो 1680 कहाँ पे भाई 1680 कहाँ पे है 1680, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा कि 2 का पावर जितना है कितना है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। हमेशा जब भी एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, है ना, अधिकतम। तो एलसीएम में अधिकतम लेना है तो 2 के पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो हमसे अधिकतम लेना है। 5 के पावर देखिए, 5 के पावर यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही लेना पड़ेगा। 3 का पावर 1 ही है तो 1 ही लेना पड़ेगा। उस पावर को जोड़ने के बाद उस संख्या को जोड़ेंगे तब जाकर तुम्हारा एलसीएम निकलेगा। इसको आप अगर डायरेक्ट गुना करते हैं तो कभी नहीं निकलेगा। इसको अलग तरीके से भी गुना करते हैं और इसको भी अलग तरीके से गुना करते हैं, फिर भी अगर निकलेगा तो फिर भी नहीं निकलेगा। तो इसको एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए और थोड़ा सा स्पीड कम करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 144 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमई 18 और यहाँ पे आएगा 3 तिहाई 9। 2 का पावर देखिए भाई कितना है 1 2 3 4, 2 का पावर कितना आया 4 है, 3 का पावर कितना आया कितना है 2 है, तो 2 का पावर पूछ रहा है ना, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में निकालना है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, तीसरा गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है भाई 91 है, 91 का गुणनखंड करके देखते हैं कि 91 का हम गुणनखंड किसमें कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। 7 एकम 7 7 तिहाई 21, तो 91 का गुणनखंड क्या 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 आ जाएगा, एक तो 1 आ गया, दूसरा आपका 91 आ गया खुद, तीसरा आपका 7 आ गया, ये तो 3 हो गया ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, अभाज्य नहीं होगा। आते हैं 213 में। 213 का जब हम करते हैं तो 213 का कितना आएगा
ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, है ना, ये भी कट गया। तो एक तुम्हारा 213 1 से कटेगा, और दूसरा 213 से कटेगा, और तीसरा 3 से कट जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, आवाज नहीं है। आवाज 41 है, क्या है 41, 41 किसी से नहीं कटता है भाई। 41 सिर्फ तो 1 से कटता है, और दूसरा हमारा 41 से कटता है। जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है उसे क्या कहते हैं, आवाज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आसान होने के समय शर्त बताया था कि जिसका हर का गुणनखंड जिसका 2 और 5 के रूप का नहीं है उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। जिसका भी गुणनखंड 2 नहीं आएगा, जिसका भी गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तो उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पे 50 है, तो 50 का जब हम गुणनखंड करते हैं एक एक करके कर देते हैं, 50 है, क्योंकि चेक करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिक करिएगा तो नहीं होगा। 2 2 4 2 5 10 5 5 25, इसमें देखिएगा 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये तो है, हमें आसान ढूंढना है। तो यहाँ पे है 243, क्या हो रहा है 243, 243 भी 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 3 ही आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। तो हमें शांत होने के लिए 3 की जरूरत नहीं है, 2 और 5 की जरूरत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब थोड़ा सा आगे भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1600 है, 1600 तो आपका 2 आएगा ही, ये भी तो नहीं होगा। 625 में 25 भी आएगा, 5 तो आएगा ही। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी पे ठीक लगा, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए अशून्य जो बोल रहा है, तो अशून्य में दिमाग ज़्यादा मत खर्चा करिएगा, वो अशून्य बोले या फिर शून्य बोले कोई चीज़ में फर्क नहीं पड़ता है, इसमें परिमेय लिखा हुआ है। पहली बात तो है परिमेय और अपरिमेय का जब भी गुणनखंड करते हैं, परिमेय और अपरिमेय का जब भी हम जोड़ करते हैं, परिमेय और अपरिमेय का जब भी भाग लगाया जाता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, अपरिमेय ही कहलाता है। अपरिमेय एक पनौती है जिसके साथ कोई भी आता है तो उसे बदनाम करके चला जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो अपरिमेय के साथ कोई भी चीज़ आ जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय ही रहेगा। इस तरीके से हम अपरिमेय कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर अपरिमेय अपरिमेय मिलता है तो वो एक अच्छा खासा दोष बन सकता है, और उसे परिमेय कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं भी बनता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख देते हैं कि √5 को जब हम √5 से गुना करते हैं तो ये भी दोनों क्या है, अपरिमेय। जब इसको गुना करते हैं तो अंडर रूट में क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। तो 25 का वर्ग क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। क्या है भाई, ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर कोई अपरिमेय रहता है तो दोनों मिलकर एक अच्छा खासा आंसर बन जाता है। लेकिन अगर परिमेय और एक अपरिमेय रहता है तो कभी वो परिमेय नहीं बन पाता, वो हमेशा अपरिमेय रहता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है पाई/3, पाई/3। पाई क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या को भाग लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। हमने अभी बताया, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि f(x) बराबर इतना है तो f(1) का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, x रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, यानी x के जगह में क्या रखा गया, 1 रखा गया है। जहाँ जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे क्या रखना है, 1 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 1 रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं x के जगह पे x रखते हैं। जैसे यहाँ पे x के जगह पे क्या रखा है भाई, क्यूब रखा है, x का पावर कितना है, क्यूब, तो 1 का पावर क्यूब, माइनस का 5 गुना 1 का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का 2 गुना में 1 और प्लस का 2। देखिए 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 5 एकम 5 और प्लस का 2 एकम 2 और प्लस का 2। प्लस वालों को एक तरफ करते हैं, माइनस वालों को एक तरफ करते हैं। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 2 2 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और माइनस का कितना आएगा, 5, 5 में से 5 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सही से समझ लीजिएगा। एक्स बराबर यहाँ पे देकर रखा है और एक्स बराबर एफ 1 देकर रखा है, यानी एक्स जहाँ पे 1 देकर रखा है तो जहाँ जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर आपस में गुना करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब भी 7 के ऊपर में ऐसा कोई चीज़ लगा रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है, अंदर में 9 बैठेगा। तो 7 बट्टा में कितना संख्या के बाद 7 है, कितना संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद 1 9 बैठेगा, तो 7/9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप इसको बना के दिखाइए, ये वाला आंसर कमेंट में बताइए कि 0.8 का आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कई बच्चा क्या करता है कि 8 को पावर जब 0 रहता है, 8 का पावर जब 0 रहता है तो 8 को 0 से गुना करता है, फिर वो 0 आंसर बता देते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, कभी भी 0 नहीं बताना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी कोई पावर 0 रहता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 5 का पावर 0 रखते हो, समझ गया 5 ही है। हमेशा जब भी कोई चीज़ का 0 रहता है भाई, तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। नहीं समझे, यानी 8 का पावर ही क्या है, 0 है। तो 8 का पावर 0 रहता है, जब 8 को एक बार नहीं गिनेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 8 का पावर 1 रहता तो उसका आंसर क्या आता, 8 आता। लेकिन 8 का पावर 0 है, तो इसका मतलब 8 के पावर के 0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। और 2 का पावर 0 है, इसका मतलब इसमें भी 1 रख सकते हैं। जब 1 को 1 से गुना करें तो बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। देखें, कह रहा 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि ए और बी की आभाज्य संख्या ए है, तो ए और बी का लॉसा कितना होगा। मान लीजिए ए और बी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ घात कितना रहता है भाई, 2 ही रहता है, वैसे क्या कहते हैं, नहीं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड रहता है वैसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा क्या आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैं आपको एक अभाज्य संख्या देता हूँ 5 और एक अभाज्य संख्या देता हूँ 7, तो 7 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेगा तो इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आता, तब हम इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जब इसको गुना कर दें तो 7 5 35 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको ध्यान मत दीजिए। अब जैसे एक अभाज्य संख्या क्या है, ए है, दूसरा अभाज्य संख्या क्या है, बी है। अभाज्य संख्या ना, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ आएगा नहीं, आएगा ना। जब हम ए को कटाएंगे तो ए कटेगा लेकिन बी नहीं कटेगा, जब बी को कटेंगे तो बी कटेगा लेकिन ए नहीं कटेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इन दो अभाज्य संख्या के जब भी एलसीएम पूछा जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। ए गुना बी है तो ए गुना बी आपका यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 65 तथा 117 का मौसा पूछा है, तो 65 तथा 117 का मौसा निकालना है। मौसा निकालने के बाद हमें m का मान निकालना है, तो निकल जाएगा। सबसे पहले 65 और 117 का मौसा निकलते हैं। देखिए, 117 बड़ा है 65 से, तो 117 गुना 65, 117 गुना 65 में जब हम 117 से भागा, जैसे 65 है तो 65 का क्या है, 65 65 130 आता, लेकिन 65 कम 65। देखिए यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, 52 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 65, तो यहाँ पे 52, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे आएगा 13, और यहाँ पे आएगा 52। 13 चौके कितना हो जाता भाई, 52, 13 चौके 52, तो 52 में से 52 जाएगा 0, 52 में से 52 जाएगा 0। यहाँ पे 0 लाने का काम कौन किया, 13 किया, कौन किया, 13 किया है। तो हमारा अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ बराबर कितना आएगा, मौसा बराबर, तो हम यहाँ पे मौसा बराबर रख सकते हैं 13। क्या गया, यहाँ पे 13 आ गया। लेकिन हमें पूछा है कि 65 m माइनस 117 बराबर रूप में, तो m का मान क्या कीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि 65 m माइनस 117 बराबर 13, हमें m का मान चाहिए। तो 65 m बराबर आ जाएगा 13, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 117। 117 और 13 का जब हम जोड़ते हैं तो m बराबर कितना आ गया, 130, और बट्टे में आ जाएगा 65, तो 130 बट्टा 65 कीजिए आप, 130 बट्टा 65। ये दोनों लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 में 5, 5 तिहाई 15, 5 दोगुनी 10, 5 छके 30, और 13 दोगुनी 26। m बराबर कितना आया भाई, 2 आया। 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नहीं समझिएगा, एक बार पीछे कीजिए, फिर उसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा समझिए, 1 2 बार इस क्वेश्चन को बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 2, 10, 20 के लौसा और मौसा के अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे पहले लौसा पूछा है, उसके बाद मौसा पूछा है, तो सबसे पहले हमें लौसा बताना है, उसके बाद मौसा बताना है, उसके बाद उसका अनुपात बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2, 10, 20 है, 2, 10, 20 है, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 1 कम 2, ऐसे कट जाता है। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तीनों संख्या कट रहा है इसमें, तीनों संख्या किस में कट रहा है, 2 में कट रहा है। तो इसमें हमारा मौसा बराबर क्या आ गया, मौसा बराबर आ गया 2।
ठीक है, मौसा बराबर आ गया 2। अब यहाँ पे दोनों संख्या काट देते हैं, तो 1 5 एकम 5, 5 2 10, इसको गुना कर देते हैं, 2 को गुना कीजिए, 5 2 10, 10 2 20, तो 20 और 2 आया, कितना आया 20 और 2 आया। लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा बट्टा में क्या आएगा मौसा बराबर, लौसा कितना आया था, लॉस आया था भाई 20 और मौसा आया था 2, तो 20:2, 20:2। कई जगह पर देखिएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 20:2 है, ये नहीं है, इसको काट देते हैं, 2 कम 2, 2 10, 2 0 0, तो 10:1, 10:1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 1:10 भी है। जब आप इसको उल्टा कीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा और इसको यहाँ पे रखिएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा गलती है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि लौसा पहले पूछा है तो लौसा क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, मौसा बाद में पूछा है तो मौसा क्या रहेगा, नीचे में रहेगा। तो इस तरीके से जब बनाएगा तो ऑप्शन ये सब गलती नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा देता हूँ, उसके बाद आप इसके आंसर बताइएगा। जैसे यहाँ पे लौसा लिख के रखा है, मैं यहाँ पे मौसा लिख देता हूँ, मौसा, और यहाँ पे मौसा के जगह पे लौसा। अब क्वेश्चन है कि 2, 10, 20 के मौसा और लौसा का अनुपात बताना है, और इसका आंसर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, मैं देखूंगा, और सबके कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा, आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी जब भाज्य संख्या पूछ रहे हैं तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन ये रहता है कि उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड रहता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भाई, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। इन दोनों का जब हम मौसा निकालते हैं तो मौसा का होता है कि दोनों में फैक्टर कौन है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे ये दोनों 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2, दोनों को कटाने का कम कौन किया भाई, 2 किया, तो ये हमारा मौसा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे 4 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 आता है, जब 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 1 आता है। दोनों में कॉमन देखिए क्या, दोनों में 2 ही मिल रहा है, तो बराबर मौसा बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। आपको जिस तरीके से निकलना आता है, विभाजन के लोग तरीके से भी निकल सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, एक साथ में निकल जाता है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना आएगा। 2 लगातार संख्या, लगातार संख्या किसे कहते हैं, जैसे 5 के बाद कितना आता है, 6 आता है, 6 के बाद कितना आता है, 7 आता है, 7 के बाद कितना आता है, 8 आता है। लगातार संख्या का जब मौसा पूछेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये संख्या ले लेते हैं 5 को ना, तो 5 का जब गुणनखंड करते हैं तो 1 गुना 5 आता है, ठीक है। और जब हम 6 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 आता है, कितना आता है, 2 गुना 3 गुना 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा आता है 1, 2 लगातार सम संख्या का मौसा आता है 2, 2, अब ये सब रहता है ना। तो लगातार के बारे में जब भी पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 और जैसे यहाँ पे 1 और 2 का पूछ रहा है, तो 1 और 2 का क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। 1 भी आपका 1 से कटता है, 2 भी आपका 1 से कट जाता है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैथ का सूत्र मौजूद रखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक मौजूद रखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उन 100 क्वेश्चन में से 50% आपको ऑफर देकर रखता है, यानी 50 को गलती करने का ऑफर देकर रखता है। आप 50 में से 50 गलती कर लीजिए, उस 50 को टिक लेगा जो आपको आता है, अब उस 50 में से आपको फुल नंबर मिल जाएगा। जैसे 50 नंबर आपको दिया जाता है, ये 50 नंबर इतना ऑप्शन किसी भी एग्जाम में नहीं रहता है। हाँ, अब आपको 100 एग्जाम में से 50 को अगर सही करना नहीं आता तो फिर बेकार है आपकी पढ़ाई, है ना। जैसे 100 नंबर में आपको 50 को सही करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार बाय मिस्टेक में एक तो गलती होना चाहिए, लेकिन आपका 50 में 50 आना चाहिए, है ना। 49 आएगा फिर भी चलेगा, 48 आएगा फिर भी चलेगा, लेकिन कोशिश ये करना कि 50 में 50 आना है, हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए। जैसे 5005 के कितने आबादी गुणनखंड हैं, तो 5005 के कितने आबादी गुणनखंड हैं। इस पर थोड़ा सा दूसरा पेज में आते हैं, 5005, 5 एकम 5, 005 एकम 5 कितना में कटेगा, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9,
7 एकम 7, 3 बजेगा, हाँ 7 एकम 7, 3 बजेगा, 7 चौके 28, 27 21, 143, 143 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 तिहाई 33, है ना। इसका कितना गुणनखंड आया, 1 2 3 4, गुणनखंड जब जोड़िएगा तो 4 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 बी नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने दो अंकों की संख्या कितना से है, 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंकों की संख्या कितना है, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य अगर देखिएगा तो 10 से लेकर 99 तक होता है, कितना होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है। लेकिन 3 से विभाज्य बोला है तो 3 से विभाज्य में कितना आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, डॉट 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 डॉट, 99 तो नहीं कटेगा, 99 कटेगा क्या 3 से, हाँ तो 99 भी कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा एपी में से दे दिया है, हमें पूछा कि कितना संख्या 3 से विभाज्य है। ए बराबर कितना आया, आप अगर थोड़ा सा एपी पढ़े हैं तो मालूम आ जाएगा। ए बराबर कितना है भाई, 12 है। डी बराबर कितना है, 3 है। और ए एन बराबर कितना है, यहाँ पे 99 है। हमें 3 यानी एन निकलना है, तो एन के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है, ठीक है। ए एन बराबर कितना आ जाएगा, 99। आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप एपी नहीं पढ़िएगा, एपी पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। ए बराबर कितना है, 99, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना है, 99 है। ए बराबर कितना है, 12 है। अब प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान है 3, ठीक है। तो अगर हम 99 में से 12 को माइनस करते हैं तो बराबर कितना आएगा, एन माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87, और बट्टे में आ जाएगा 3, बराबर में आ जाएगा एन माइनस 1। 3 दूनी 6, 3 नमा 27, तो बराबर आ जाएगा 29। ये माइनस में इधर आके प्लस में 1 बराबर एन, तो एन बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे 30। कितना आ गया भाई, 30। ये माइनस में यहाँ पे प्लस में आ गया, तो एन बराबर 30 कहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन बराबर आ गया 30। अगले क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, कह रहा है 96 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, का आभाज्य गुणनखंड। दो चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना आ गया 5, और 3 पे पावर कितना है भाई 1 है। 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितना रहेगा, 25 रहेगा। कितना रहेगा, 25। देखिए विषम संख्या की संख्या कितना रहता है, हमेशा आधा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि 0 और 10 के बीच कितने विषम संख्या है। आप यहाँ पे देखिए कि 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, और 9 भी विषम संख्या है। कितना संख्या हो गया 10 के बीच में, 10 के बीच में टोटल 5 संख्या आपका विषम रहता है ना। तो इसी तरीके से 50 का अगर विषम संख्या पूछा है 0 और 50 से लेकर, तो इसमें से 2 से भाग लगा देना है। 2 से क्या करना है, भाग लगा देना है। जितना संख्या आएगा उतना क्या रहेगा, विषम संख्या कहलाता है ना, हमेशा उससे आधा। 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या है, ए भी 25। 0 और 50 के बीच कितने सम संख्या है, तो 25 है। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, ए भी कितना है, 25 है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ए और 18 का लौसा कितना है, 36 है, और मौसा इतना है, तो ए का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, यानी यहाँ पे लौसा बराबर 36 दिया है,
मौसा बराबर 2 भी दिया है, और हमें ये एक संख्या है और ये दूसरा संख्या है, ये एक संख्या है, पहला संख्या, ये दूसरा संख्या है, हमें ए का मान निकालना है। तो हमें सूत्र मालूम है कि पहला संख्या, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला संख्या क्या है आपका, पहला संख्या हम ए मान लेते हैं, और गुना में 18 बराबर एलसीएम बराबर 36, एचसीएफ बराबर 2, है ना। तो अब यहाँ पे हम ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर कितना आएगा, 36 गुना 2, और बट्टे में कितना आएगा भाई, 18 आएगा। तो 18 दोगुनी 36, 18 दोगुनी 36। जो ए बराबर आएगा, जैसे यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है, 2 को जब 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 4। नहीं समझे, ए और 18 बोल रहा है, तो ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, लौसा दे के रखा है और मौसा भी दे के रखा है, हमें ए का मान पूछना है। यानी ये क्वेश्चन में सिर्फ सूत्र लगाना है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम को एचसीएफ से गुना करो, और गुना करने से पहले क्या करना पड़ता है भाई, भाग लगाना पड़ता है। भाग पहले होता है, आपने बोर्ड में से पढ़ा होगा, सबसे पहले भाग लगता है, उसके बाद फिर गुना लगता है, उसके बाद फिर जोड़ लगता है, उसके बाद फिर माइनस लगता है। तो हमने सबसे पहले 18 को 36 से भागा लगा दिया, तो 18 दूनी 36 होता है, 2 को जब 2 से गुना किया तब जाके क्या आता है भाई, 4 आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर कह रहा है 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि, ये यदि है, यदि लिख दिए हैं, यदि ये 3 भी है, कितना मिस्टेक करते हैं, यदि 3 तथा 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या आएगा, 3 तथा 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो 3 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 गुना 3। जब 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 गुना 2। दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो इसका मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इसका जो गुणनखंड करते हैं तो 4 2 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या आएगा। सम संख्या फिर आ गया, सम संख्या वैसे कहते हैं जो 2 से बिल्कुल भाग लग जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अब जैसे देखिए कि मैं m की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ, m के लिए अगर मैं m की जगह पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 2 बराबर कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो ये तो हमारा सम होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 + 1 बराबर कितना आएगा, ये भी हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये भी तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को जब हम 1 से गुना करते हैं बराबर कितना आता है, 2 आता है, जो कि हमको सम लग रहा है। 2m में से 1 जाएगा तो बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। हमेशा ऑप्शन तुम्हारा बी नंबर वाला सही लग रहा है, तो इस ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा सम है, बाकी सब के सब क्या है, विषम है। नहीं समझे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत बताना है भाई सब। तो 8 का देख लेते हैं सबसे पहले हम। 2 चौके 2 दुगुनी, आंसर मिल गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। इस ऑप्शन में हमेशा एक ही तो सही रहता है, बाकी तीनों क्या रहता है, गलत रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 15 है ना, ये भी हमारा क्या है, जैसे हम 15 को जब भी गुणनखंड करते हैं तो 15 में 3 × 5 = 15 होता है, 3 आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा भाई, 3 रहेगा, तब ये क्या कहलाता है, आसान कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 2 रखा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, आसान कहलाता है ना। ये हम प्रश्न वाली 1.4 पे पढ़ा चुके हैं, जो कि आप जगह देख लीजिएगा, समझ में आएगा ज़्यादा करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये अभी के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है ना। 6, जैसे यहाँ पे 6/15, 2/3, नहीं 3 दूनी 6 मान लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो बराबर देखिए 2/5, 2/5, इसका अगर आप गुणनखंड देखिएगा तो 5 के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें पता है कि 2n गुना में 5m का रूप का ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो आ रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, शांत कह लेते हैं, है ना। 6/15 क्या हो जाएगा भाई, शांत है। क्वेश्चन नंबर 44,
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। कितना हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी संख्या एक लेते हैं, एक और यहाँ पे लेते हैं 99, इसके बीच में बहुत ही ज़्यादा परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे 1:1, ऐसा करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, देखिए अभाज्य जब भी बोला है तो इसका संख्या का मौसा एक ही आएगा। मारिया बोली 46 में या दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार, तो दो क्रमिक सम संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सम संख्या में क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, तो इसका सम संख्या क्या आएगा, 8 आएगा। इसका जब हम लोग मौसा निकालते हैं, HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, दोनों का काटने का काम कौन किया, 2 किया, तो बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा a गुना a इतना है, तो लौसा निम्न में किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b जो है मौसा को गुना देकर रखा है ना। मौसा क्या है, इसका गुना में है। जब इसका मौसा गुना में है तो लौसा का क्या होगा। देखिए मौसा अगर खुद तुम्हारा गुना पे रहता है, a, b रहता है, तो लौसा क्या रहेगा, a गुना b रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकलित का करने का तकनीक बताता है। देखिए यूक्लिड विभाजन जो रहता है आपका ये वाला सूत्र, a बराबर BQ प्लस R का जो सूत्र रहता है, ये सबसे कौन सा तकनीक अपनाने का काम करता है। इसमें हमको क्या मिलता है, मौसा मिलता है। क्या मिलता है भाई, मौसा मिलता है। मौसा को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो मौसा कहाँ पे, ये वाला है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग LCM नहीं निकलते हैं, क्या निकलते हैं, मौसा निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आर के लिए कौन सा सत्य है, तो आर क्या है, हमारा शेषफल है। आर क्या है, शेषफल है। तो शेषफल जो रहता है भाई, शेषफल हमेशा जो रहता है भागफल से छोटा होता है। शेषफल जो रहता है हमेशा भागफल से क्या होता है, छोटा ही होता है, हमेशा कभी बड़ा नहीं होता है। जैसे हमारा ए बराबर BQ प्लस आर है, तो बी क्या है, ये तो हम उससे बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे ये कितना ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो होता है, लेकिन b या b के बराबर नहीं होता है। कभी भी भाजक के बराबर नहीं होगा, भाजक के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये भाजक के बराबर लिखा हुआ है, जो कि कभी नहीं होगा। भाज, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये 0 या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा बता रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में से कौन एक ठो अलग है इन चारों में से। जैसे 2/3 है, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, ये तो थोड़ा सा अलग है। 25 और 49 है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 और बट्टा में लिख सकते हैं 7×7 49, तो 5/7 भी परिमेय संख्या है। लेकिन √11 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इससे अलग है, इसका आंसर सी आएगा। चलो ये हम अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो, है ना, और जल्दी मारो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षा की तैयारी के लिए सभी यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका वास्तविक संख्या है, इसके बाद फिर 2 चर वाले रेखीय समीकरण को लेकर आएंगे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।